Hello everyone, welcome to the Trap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I am with you with our Sankalp series JIB November 2025 और हम पढ़ रहे हैं Accounting and Financial Management for Bankers and this lecture number 25 is about profitability and turnover ratios. So this is a long thing to discuss. सबसे पहली बात यह है कि profitability and turnover ratios एक important topic है क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है. रेशोज एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ समहाउ एग्जामिनर्स फेवरेट. 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आपको इसमें पेपर में मिलते हैं इस टॉपिक से. ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ. सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द फॉर्मूलाज टुडे. आप इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आपके पास इसके सारे ये फॉर्मूलाज एटलीस्ट सेव्ड रहें, राइट. अलॉन्ग विद दिस, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुकलेट नहीं देख चेकआउट की है तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक इट आउट. हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन आपको जो 2025 तक के सारे पेपर्स यानी आपको एएफएम, आरपीडब्ल्यूएम, आईई एंड आईएफएस एंड पीपीबी चारों के आपको जो पेपर्स हैं वो इसमें मिल जाएंगे. अलोंग विद दिस, ना कि सिर्फ ये पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपको 1200 एमसीक्यूज भी मिलेंगे. और उसके साथ साथ लास्ट थिंग दैट इज अवेलेबल फॉर यू इज कि इसके साथ में आपको 1200 एमसीक्यू साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे. सो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, आप वहां पर जाएं और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आपको 2023 के दोनों पेपर्स, 2024 के दोनों पेपर्स और 2025 का पेपर, यू गेट ऑल दीज थ्री थ्रू दीज पर्टिकुलर सेशन. सो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट. जाकर हमारे जल्दी से लिंक में उसको जाकर डाउनलोड करके रख सकते हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. जल्दी से जाइएगा और उसको क्लास के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एवरीवन. हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की. प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होती क्या है एग्जैक्टली? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होती हैं जो प्रॉफिट की बात करती हैं. यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आपके पास हायर द नंबर बेटर इट इज. वो इट इज बेस्ड अपॉन दैट स्पेसिफिक थिंग. जितना ज़्यादा आपका नंबर बड़ा होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा. दैट इज हाउ यू डिफाइन द प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में हमारे पास क्या आ जाता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहला आता है हम कर रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां पर हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे देख रहे हैं. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज टोटल है और हम बात कर रहे हैं उनके सबसे पहली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की. आरओआई यानी जितने रुपए आप बिजनेस में लगा रहे हो उसके ऊपर आपको रिटर्न्स कितने आ रहे हैं. दैट मीन्स आप क्या करते हो, आपकी जो भी रिटर्न्स आई हैं आपकी परसेंटेज आपको निकालनी है उसकी. आपने अगर मान लीजिए बिजनेस में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज the total funds that you are putting into the business on लॉन्ग टर्म बेसिस, नॉट शॉर्ट टर्म. यहाँ पर हमारे पास इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, हाँ यहाँ पर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं और हमारे पास रिजर्व्स आ जाते हैं और हमारे पास आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म डेट. इन सबको मिलाकर बनता है हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. जब हमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है तो हम क्या लेते हैं, हमारा जितना भी बिजनेस करके जो पैसा है वो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200 करते हैं. ये परसेंटेज में निकलता है एंड हायर द परसेंटेज बेटर इट इज, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा पैसा कमाती है. इसके अंदर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है. सम टोटल ऑफ ऑल एसेट्स, सम टोटल ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स, देन सम टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस द नॉन बिजनेस एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स. से कुछ नहीं है. ये सेकंड वाला तरीका भी बताती हूँ. जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया ना, इसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी साइड. अगर यही चीज मुझे एसेट साइड से निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ. एसेट्स में हमारे पास जितने भी टोटल लॉन्ग टर्म क्या, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म टोटल एसेट्स आप कर लो, उसमें से आप माइनस कर दो आपकी करंट लाइबिलिटीज को. जो निकल कर आएगा वो ये आएगा. बस इसमें ना दो चीज आपको नहीं इंक्लूड करनी है, वो है आपके जो बिजनेस के एसेट नहीं है और जो एसेट्स फिक्टिशियस हैं. जो भी एसेट्स सिर्फ आपकी बुक्स में दिखते हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, वो आपके यहाँ आएंगे.
And when we talk about the operating profit, we are strictly talking about the money that you are earning exclusively from your business. आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी EBIT को इसमें लिया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स विल बी डिडक्टेड, एंड नॉन ट्रेडिंग इनकम सो इसमें एक्सक्लूड करनी है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को शो नहीं करता ना। जैसे आपने मुझे पूछा कि निहारिका मैम व्हाट इज योर अर्निंग्स फ्रॉम योर प्रोफेशन, आप अपने प्रोफेशन से कितना कमाते हो। मैं आपको बोलूँ कि देखिए मैं ना ओवरऑल ना 50 लाख कमा लेती हूँ, और वहां पर मैंने आपको बोला जी 50 लाख आया, तो मैंने फिर बोला कि सर एक्चुअली ना 30 लाख ना मेरे रियल एस्टेट से आता है। फिर आप बोलोगे अच्छा मतलब शी इज अ बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एज कम्पेयर टू, इनके अपने प्रोफेशन से ये टीचिंग से तो 20 लाख निकाल रहे हैं, और अपने रियल एस्टेट के काम से 30 लाख निकाल रहे हैं, इसका मतलब शी इज बेटर देयर। ये चीज ऑपरेटिंग इनकम आपका डिफाइन करती है कि आप अपने बिजनेस से कितना कमा रहे हो। सोचिए एक बिजनेस कहता है, उसको पूछा कितने कमाए इस साल, वो कहता है जी मैंने तो 20 करोड़ कमाए। बोलेंगे बड़ा प्यारा चल रहा है बिजनेस। फिर वो बोलेगा नहीं एक्चुअली ना बिजनेस से तो 2 करोड़ है, लेकिन जो हमारा ना एक और नया बिजनेस हमने कहीं और शुरू किया था, पता नहीं सरप्राइजिंगली वो चल गया, वहां पर हमें 18 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो यू आर नॉट डिफाइनिंग द प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस ना, सामने वाला आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कब करेगा, अगर उसको आपके बिजनेस में पोटेंशियल दिखेगा तो वो 2 करोड़ वाले बिजनेस ये नहीं बोल सकता कि हम तो 20 कमाते हैं, नहीं, इस बिजनेस से 2 करोड़ ही आता है, इट्स हार्डली 2 करोड़ फ्रॉम दिस बिजनेस, रेस्ट इज फ्रॉम द अदर सक्सेसफुल बिजनेसेस। राइट, here comes the significance of it। इसका significance ये रहता है, it measures the profit earned on investing a unit of capital। जितना पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं उससे आपको कितना रिटर्न आता है। the business survives only on ROI is more than the cost of capital employed। बिजनेस चलते ही तब है जब उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। आप ये सोचिए अगर बिजनेस को रिटर्न ही नहीं आ रहे तो वो बोलेगा पैसे लगाकर ब्लॉक करके फायदा क्या हुआ। इट इज यूजफुल फॉर एफिशिएंसी कंपैरिजन, businesses can compare each other na in this case। then comes the next part which is called earning per share। earning per share यानी जो पैसा आप अपने पर शेयर कमाते हैं, यानी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना। ये बिजनेस क्या करता है, पहले ना वो निकालता है जो भी आपके नेट प्रॉफिट आ रहे हैं उसमें आप ना नेट प्रॉफिट पिक करोगे, और उसके अंदर आपको क्या है एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी पहले आप नेट प्रॉफिट लिखोगे, उसमें से आप ना प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड भी माइनस कर दोगे, तो जो बच गया वो स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली इक्विटी के लिए बचा हुआ रुपया था, और उससे डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है उसको आप डिवाइड करोगे, एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। देन हमारा नेट प्रॉफिट कौन सा होता है, इंटरेस्ट, प्रेफर्ड डिविडेंड एंड टैक्स। सारा कुछ माइनस करने के बाद, क्योंकि इक्विटी के बाद तो इतना सा ही बचता है ना, सारी दुनिया की पेमेंट करने के बाद इक्विटी के पास बिल्कुल ही कम ही बचता है, क्योंकि इक्विटी की अमाउंट हमेशा लिमिटेड रह जाती है। कि अगर बिजनेस में पैसा कमाया तो इनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता, अगर बिजनेस के पास अच्छी इनकम आई है सिर्फ और सिर्फ तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग पर शेयर से पता चलता है कि एक शेयर पे कंपनी कितना कमाती है। अगर कंपनी अच्छा कमाएगी तभी तो मेरे को डिविडेंड अच्छा देगी, अगर कंपनी का डिविडेंड अच्छा होगा तो कंपनी के शेयर को हर कोई खरीदेगा, और उसका फायदा कंपनी को भी है और इंसानों को भी है कि जो पैसा लगा रहा है वो तो खुश है। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, और साथ में क्योंकि ना एक्चुअली कंपनी अच्छा कमाती है तो लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ता है। इंटर फर्म कंपैरिजन भी पॉसिबल है, बिकॉज जैसे लोग नहीं बोलते मैं तो इतना कमाता हूँ, दूसरा कहता है मैं इतना कमाता हूँ। अब ये कंपनियां कर रही है, मेरे एक शेयर पे 10 रुपए है, दूसरा कहता है मेरे एक शेयर पे 20 रुपए है, तो 20 रुपए वाले की वैल्यू ज्यादा हो गई और 10 रुपए वाले की एज कम्पेयर टू 20 अभी तो कम है, क्योंकि पैसा कम कमा रहा है। राइट, देन आता है पीई रेशो। अगर आप शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। पीई रेशो के नाम में ही इसका रेशो का फॉर्मूला छुपा हुआ है। आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर लेना है, पी यानी प्राइस, ई यानी अर्निंग्स। तो आप क्या करोगे, ई यानी ईपीएस। अच्छा, अब ये ईपीएस निकालने का एक तरीका बताती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कहती है मैंने 10 लाख रुपीज कमाए, कमा लिए जी, तो अब कहते हैं कि हमारे पास शेयर कितने थे, कहते 1 लाख तो शेयर था, यानी एक शेयर पर कंपनी ने 10 रुपीज कमाए थे। और कहते हैं इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, कहते हैं कंपनी का मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 400, तो उसके हिसाब से पीई रेशो आपकी क्या आ गई, दैट कम्स आउट टू बी 40। तो यहाँ पर ये डिफाइन कर देते हैं हमारा
पीई रेशो। इसका हाई होना एक अच्छी चीज होती है, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होना भी अच्छा नहीं मानते, और लो होना तो डेफिनेटली नहीं चूज करना। इसका मतलब आपका मार्केट प्राइस पर शेयर अच्छा नहीं चल रहा। देखिए ये वाला पॉइंट आ गया। ये हेल्प करता है हमारे शेयर होल्डर को ये डिसाइड करने में कि उसको वो शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना। इट रिफ्लेक्ट्स द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द ग्रोथ इन द फर्म्स अर्निंग्स। कंपनी ग्रो भी करेगी कि नहीं करेगी, मेरे को पैसा अच्छा मिलेगा भी, या फिर कल को मेरे को इसमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। Then comes GP ratio. When we talk about the GP ratio, this is another important ratio. Exclusively जो यूज होती है प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट निकालने के लिए यानी कौन सा वाला? प्रोडक्शन बेस्ड प्रॉफिट, और कोई प्रॉफिट नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी रेशो निकाली जाती है। तो जीपी रेशो का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू हर परसेंटेज। ये जितना ज़्यादा हाई होता है परसेंटेज में उतना अच्छा होता है। अब अगर आपको जीपी निकालने को बोला जाए तो पहले आपको, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स दे देती है और कॉग्स दे देती है, कॉग्स क्या था? कॉग्स था अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, उसमें आपने और गुड्स खरीदे, इनमें से कुछ वापस किया तो परचेज रिटर्न कह दीजिए उसको, और माइनस कर दीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो ये आपका कॉग्स आ गया। सेल्स में से जब आप कॉग्स माइनस करोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? आपका निकल कर आएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से अपना निकल कर आता है जीपी। मतलब एक तरह से सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे आपका जीपी निकल के आता है। दैट इज हाउ वी डिफाइन इट। तो अपना जीपी निकला। ठीक है, एंड देन सेल्स भी कौन सी यूज करनी है? नेट, यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करनी होती है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये ना किसी भी प्रोसेस का इफेक्टिवनेस मेजर करता है। कैसे? एक्चुअली ना ये प्रोसेस के अंदर ये देखता है कि प्रोडक्शन में कुछ प्रॉफिट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। इट असर्टन वेदर एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्कअप इन द गुड्स इज मेंटेन्ड और नॉट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट में परसेंटेज अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। देन वी हैव द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? एनपी इज आफ्टर जीपी। जैसे आपने बोला कि जी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें ना आपने जो भी बिजनेस के अलावा कहीं से पैसा कमाया है वो आप ऐड कर लो। जैसे मैंने डिविडेंड कमा लिया, इंटरेस्ट कमा लिया, कमीशन कमा लिया, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास आता है आपका नेट प्रॉफिट। और नेट सेल्स यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। सो इट मेजर्स द बिजनेस एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, इंडिकेटेड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। सो नेट प्रॉफिट का भी ये सेम सिस्टम है, जितना ज़्यादा ये हायर होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना अच्छा। लेट्स ट्राई अ स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जीपी रेशो और एनपी रेशो आपको निकालनी है। सेल्स गिवन है, कॉस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, और नेट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बिजनेस के अलावा कहीं से हम जो पैसा कमाते हैं वो ये रहा। तो आप पहले क्या करेंगे? सेल्स में से आप कॉग्स माइनस कर दीजिए विच विल गिव यू द जीपी। सेल्स कितनी थी? 5 लाख की। आपका कॉग्स कितना था? 3,50,000 का। 5 लाख में से आप 3,50,000 माइनस कर दीजिए, यानी हमारे पास जीपी कितना आया? 1,50,000 का। ये आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है? जीपी रेशो। वो कैसे निकलेगी? 1,50,000 से आप डिवाइड कर दीजिए मेरी सेल्स को, 5 लाख को। 1,50,000 डिवाइड बाई 5 लाख इन परसेंटेज, यानी मेरी जीपी रेशो तो बहुत अच्छी आई है। 30% की तो मेरी जीपी रेशो आई है। अब उसके बाद क्या होगा? अगर आपका जीपी ये रहा तो जीपी इज 1,50,000। अब आपके पास क्या दिए हुए हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट निकालिए। तो जो भी आपने अपने प्रोडक्शन के अलावा पैसा कमाया तो आप ऐड कर दीजिए। वो आया 10,000। हो सकता है कोई रेंट कमाया हो सकता है कोई और भी बिजनेस के अलावा कोई भी पैसा आता है वो यहाँ आएगा। और हमें एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं जो अदर देन प्रोडक्शन होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे एडमिन और सेलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। तो 1,50,000 में मैंने प्लस किया 10,000 और माइनस किया 75,000, गिविंग मी द एनपी ऑफ 85,000। अब देखिए आपका एनपी निकल गया तो एनपी रेशो भी निकाल लीजिए, यानी 85,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100।
डिवाइडेड बाय 5 लाख इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये आएगा आपका 17%। दिस इज हाउ वी डिफाइन द टर्म एनपी, और एक हमने निकाला था जीपी। बस हमारी जीपी और एनपी निकल गई, हमारी परसेंटेजेस आर रेडी, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड आउट आर जीपी एंड एनपी फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट इज आर टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियो सारी इसी पेज पे आपको मिल जाती है, थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि एक जगह पर लिखी हुई है। टर्नओवर रेशियोज जो होती हैं ये आपकी सेल्स से रिलेटेड होती हैं, और ये टाइम्स में होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे आईटीआर यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम क्या लेते हैं, देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, फिर हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं ना, वो बचपन से याद वैसे हुआ हुआ है। दैट इज हाउ वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर कॉग्स। आई से बचपन क्योंकि हम लोगों को बहुत छोटी एज से कॉग्स वगैरह सब आ जाता है, विच इज बेरली व्हेन वी वर इन +1 शुरू हो जाता है ये सारा अकाउंटिंग का। जो भी अकाउंटिंग के फैक्ट रहे हैं उनको ये चीज़ें मतलब हमारी +1 में हमें आ जाती है, दैट्स व्हाई आई सेड इट। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री की। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है जी? एवरेज इन्वेंट्री यानी मीन निकालना। कहते किसका? कहते ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा सब कुछ का। कई बार जैसे कोई पूछता है कि मैम फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी, कहते सब उठा लो, प्लस उसका क्लोजिंग स्टॉक। अब एवरेज यानी इनको डिवाइड बाय 2 कर लो। आम तौर पर हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा होता है, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है टोटल, तो वो हमारे पास वो आया। इन दोनों को निकालेंगे। इसका मतलब यह है कि एक पूरे साल में रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कितनी बार कन्वर्ट हुआ है। जितनी ज्यादा बार कन्वर्ट हो रहा है मतलब मेरी प्रोडक्शन तेज है, मेरी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, एक्टिव है हम लोग। अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब कंपनी को या तो बनाने में बहुत टाइम लगता है, या सेल्स ज़्यादा नहीं होती जिसके चलते बनता भी स्लो स्लो है, या कम ही बनाते हैं। ठीक है ना? इट इंडिकेट्स वेदर द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज इज efficiently used or not. High inventory turnover ratio indicates brisk sales. Low inventory turnover ratio highlights the problems of overstocking या overvaluation. ये आपकी overstocking या overvaluation को शो करता है। नेक्स्ट इज डेटर टर्नओवर रेशो। इसे ना अकाउंट्स रिसीवेबल या इसको हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी बोल सकते हैं। डेटर टर्नओवर रेशो ना एक्चुअली ना इसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं कंपनीज के अंदर, तो इसीलिए इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो बुक्स में फॉलो होता है वो है, आप क्योंकि उधार पर इसको सामान देते हो तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल यूज होता है। इसमें सेल्स हमारी हमने उधार पर की होती हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, उधार की सेल्स डिवाइड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या आता है, हमारे डेटर भी आते हैं और हमारे बिल रिसीवेबल भी आते हैं। यानी मैंने अपना डेटर और बिल रिसीवेबल लिखा ओपनिंग, और वैसे ही क्लोजिंग का डेटर और जो क्लोजिंग का बिल रिसीवेबल लिखा, एंड डिवाइड कर दिया मैंने बाय 2। बस उसके बेसिस पर मेरी वैल्यूएशन निकल आएगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये डेट कलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रेशो जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये शो करता है कि एक साल में कितनी बार हमारे जो लोगों को मैंने उधार पर सामान बेचा था वो कितनी बार मेरे को वापस से पेमेंट कर गए। इसका होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। जितनी जल्दी पैसा आता है, उसके पास पैसा बना रहता है, तो उसको लोन नहीं लेने पड़ते, चाहे छोटे वर्किंग कैपिटल लोन भी क्यों ना हो, क्योंकि पैसा रिकवर होता रहता है तो उसको आसानी रहती है। देन इज इसका कलेक्शन पीरियड। अच्छा, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मैंने ना मेरी जो डेट कलेक्शन के टाइम पर मेरी डेट कलेक्शन जो डेटा टर्नओवर रेशो थी वो मेरी हो गई है 20 टाइम्स हो गया। मतलब एक पूरे साल में मैंने ना 20 टाइम्स चीज़ सेल कर दी। तो कहते आप ना देखो कितने टाइम में रिकवर होता है। अगर मैंने 20 टाइम्स चीज़ सेल करके पैसे रिकवर करें, 12 मंथ्स के हिसाब से आपका कितना बना, 12 मंथ्स के हिसाब से डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, दैट मीन्स इन अराउंड 0.6 मंथ्स, ठीक है, हम ये पैसा रिकवर कर लेते हैं। कहते हैं इनको आप प्लीज मेरे को डेज में बता दो। मैंने कहा चलो ठीक है, 360 डेज ले लेते हैं। नॉर्मली हम 365 लेते हैं बिकॉज डिविजिबिलिटी है ना यहाँ, नहीं तो 365 भी ले सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी विद इन 18 डेज ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा डेटर्स से रिकवर कर लेती है, जो कि एक अच्छी बात होती है। तो या तो आप यहाँ पर मंथ्स लिखेंगे या डेज लिखेंगे, जो भी वो डिफाइन करेगा, आप उसके बेसिस पर इसको निकालते हैं।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये डेट कलेक्शन की बात करता है और ये जितनी जल्दी या कितनी स्लो पैसा मिल रहा है उसको देखता है। ये इंडस्ट्री के एवरेज आपको निकाल के बता देता है और आपको मालूम चल जाता है कि आपको डेट कलेक्शन में नॉर्मली कितना समय लगता है, और ये 3 to 4 मंथ से ऊपर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा ऊपर जा रहा है मतलब पैसा रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चैलेंजिंग इशू बन जाता है। देन बचे हुए भी कर लेते हैं ना, हमने कौन कौन से कर लिए? वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस। अब बाकी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, यानी सेल्स का क्या रिलेशनशिप है आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से आप उसको डिवाइड करेंगे। एवरेज यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो होगा तो आपने वर्किंग कैपिटल को पिक करना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? CA माइनस CL। खासियत ये है टर्नओवर रेशोज की, ये किसी भी एलिमेंट का रिलेशनशिप विद सेल्स निकालते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। एसेट टर्नओवर रेशो निकालोगे उसका भी सेम सिनेरियो है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, तो आप टोटल एसेट्स से उसको डिवाइड कर लेते हो। ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होगा तो सप्लायर परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल। एवरेज अकाउंट्स पेबल का मतलब होता है जो पैसे मैंने किसी को देने हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये देने की बात कर रहे हैं तो ऊपर सेल्स नहीं लिख सकते, हमने लिखने हैं जो हमने सप्लायर से खरीदा है। ठीक है, सप्लायर से हमने खरीदा है उधार पर, क्योंकि हमने उसको पैसे वापस करने हैं ना, उसको भी तो हमें निकालना पड़ेगा कि मेरे को डेटर जल्दी देता है या कि मैं अपने क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज अगर मेरी पेमेंट्स लेट होंगी तो मेरा ना क्रेडिटर मुझसे उस चीज़ पर ऑफेंड रहेगा, और वो ये भी सोच सकता है कि सिंस दे आर नॉट मेकिंग पेमेंट्स आई डोंट थिंक मैं आगे इनको उधार पर सामान दूंगा। ऐसी बातें उठती है ना, तो ये रेशो जितनी आपकी कम होती ज़्यादा होती रहती है, रेशो हायर है ना, यानी ये पैसा जल्दी जल्दी आप पेमेंट करते हो पूरे साल में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेटर जल्दी दे दे तो वो तो विन विन सिचुएशन है कि पैसा जल्दी आएगा ताकि हम जल्दी चुका भी सकें। दैट इज व्हाट वी डू इन दिस केस। सो हियर कम्स द क्वेश्चन एवरीवन, व्हाट इज दैट, ये ना बुक का क्वेश्चन, ये PYQs का क्वेश्चन है। What is an essential condition for meaningful comparison of accounting ratios between companies और over time? आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपनीज का आइडेंटिकल प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो सकता है? आप दो लोगों को तभी कंपेयर कर पाओगे जब वो सेम प्रॉफिटेबिलिटी पर होंगे। प्रॉफिटेबिलिटी तो वहां पर पॉइंट होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना प्रॉफिटेबिलिटी से ऊपर ये भी तो होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन सेम है लेकिन प्रॉफिट्स दोनों के अलग अलग चलते हैं, तो ये कंसेप्ट तो यहाँ पर डेफिनेटली सही नहीं बैठता। ठीक है ना, तो इसको हम रखते हैं साइड पर। सेकंड पॉइंट अपना क्या कहता है? सेकंड कहता है कि कंपनीज शुड ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री। मीनिंगफुल कंपैरिजन के लिए हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, कई बार आप दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ भी अपने आप को कंपेयर कर लेते हो। हाँ, लेकिन पॉलिसीज सेम होंगी तभी जाकर चीज प्रॉपरली होगी, तो दिस कैन बी द पॉइंट। The companies should have similar share capital. They cannot have the same capital. How can they work in a good way with this? तो capital is not the point. तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका C. Now comes while calculating a debtor turnover ratio. Numerator क्या होता है? Average account receivable, opening debtors, closing debtors या net credit sales. जब हम बात करते हैं debtor turnover ratio की तो हम ऊपर लिखते हैं net credit sales और डिवाइड किससे करते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स यानी ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR। सेम थिंग गोज विद क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल एंड डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल कर आती है, एंड दैट इज हाउ वी डिफाइन दिस स्पेसिफिक टर्म। सो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो आपका नेट क्रेडिट सेल्स आता है। सो आंसर इज डी एवरीवन। सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर ये रहा है तो प्लीज़ गो हेड एंड चेक आउट आवर कोर्सेज। हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, हरी अप एंड गो हेड एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द टेस्ट सीरीज। आपको क्या करना होगा? जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पर,
स्क्रॉल कीजिए, कोर्सेज पर जाइए, यहाँ पर JIB पर क्लिक कीजिए। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेंगे हमारे मास्टर कोर्स। यू कैन बाय फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स और यू कैन बाय सिंगल एज वेल। सिंगल में आपके पास क्या क्या है? सिंगल में आपके पास में वी हैव आवर टेस्ट सीरीज, और मास्टर कोर्स के सिंगल सिंगल भी आपको मिल जाएंगे, AFM JIB के, PPP के, IE एंड IFS के, जो भी आपको एग्जाम चाहिए। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है जस्ट बिफोर द एग्जाम, कंसेप्ट क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, सब आपको इसमें मिलेगा। आपको करना क्या होगा? यूज करना होगा कोड JIB80, और अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं, यू हैव टू यूज द कोड test80। So please check it out on our website or in our app for further details, और जल्दी से जल्दी इसे परचेज कर लीजिए, बिकॉज दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी इज आई थिंक गुड इनफ। कम प्राइसिंग पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो प्लीज़ चेक इट आउट राइट अवे। थैंक यू सो मच।